जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छी होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, लगातार आपको यूपी पुलिस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है वो देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट अब बस ये मान लीजिए कि आने ही वाली है। कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, यानी कि कभी भी री एग्ज़ाम डेट आ सकती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे भी और कभी भी री एग्ज़ाम डेट आएगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तब तक अब री एग्ज़ाम का वेट हम कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देना है, हमें री एग्ज़ाम देना है। अगर हम री एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। अब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है वो चल रहा है। मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपको लगातार देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए फ़िलहाल ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। और इसमें बने रहिएगा, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हैं। काफ़ी बेहतरीन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं हम यहाँ पर। और आप इसमें से ये ज़रूर बताइएगा इन क्वेश्चनों में से आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है भाई, स्कोर बाद में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई बताइएगा, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया, वो क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि रामचरितमानस का कौन सा कांड कहें या फिर हम यहाँ पर अध्याय कहें, एक ही बात है। यहाँ पर बोला है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे बड़ा है। कांड कहें या फिर हम कहें यहाँ पर अध्याय, क्या कहें, अध्याय, एक ही बात है। ठीक है भाई, या कांड कहें या अध्याय। तो रामचरितमानस का कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है। बालकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। देखिए यहाँ पर जी आपको ऑप्शन तो दे ही दिया, लेकिन अगर हम आपसे बात करें रामचरितमानस की, अगर बात करें किसकी, रामचरितमानस की, तो इसमें कांड टोटल हैं कितने। तो भाई मेरे इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। कितने हैं, 7। कितने, 7। अब इसमें 7 अध्याय जो हैं उसमें से 4 अध्याय आपके सामने है ही, यानी कि 4 कांड आपके सामने है। बालकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंका कांड। बाकी के 3 अध्याय आपके जैसे 4 ये गए, तो बाकी के 3 हैं। जैसे अयोध्या कांड है, कौन सा, अयोध्या कांड है आपका। ठीक है भाई, अयोध्या कांड है। और है आपका अरण्य कांड। ठीक है भाई, और है आपका एक और है, उसे आप बोलोगे उत्तरकांड। क्या है, उत्तरकांड। ये आपके 7 कांड जो कि रामचरितमानस में दिए हुए हैं। ठीक है, बालकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंका कांड, 7 अध्याय हो गए। लेकिन अगर हम आपसे यहाँ पर ये बात करें कि रामचरितमानस की रचना की है, वो तुलसीदास ने की है। किसने, तुलसीदास जी ने। अब तुलसीदास जी ने ये जो रचना की है रामचरितमानस की, इसको किस भाषा में किया भाई, वो अवधी भाषा में। किस में, अवधी भाषा में। किसने भाई, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। अब अवधी भाषा में लिख तो लिया, अगर हम यहाँ पर आपसे ये बात करें कि भाई रामायण भी है, क्या है, रामायण। अब रामायण को किसने ले, अब रामायण के लेखक की बात करें, कवि की बात करें, तो रामायण को किसने लिखा भाई, रामायण के कवि की बात करें तो रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि। किसने, महर्षि वाल्मीकि। अब महर्षि वाल्मीकि ने तो इसका अध्याय कर दिया है, यानी कि इसको लिख दिया है, या फिर इसके कवि कहें हम, तो इनको किस भाषा में लिखा है रामायण को, तो आप बोलोगे संस्कृत भाषा में। किसमें, संस्कृत भाषा में। ठीक है भाई, कौन, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को। ठीक है भाई, ये यहाँ पर होता हुआ। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो भाई मेरे यहाँ पर सबसे बड़े कांड की बात करें तो आपका सबसे बड़ा कांड हो जाएगा बालकांड। क्या हो जाएगा, बालकांड। अगर सबसे बड़ा कांड ना पूछकर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कांड कौन सा है, फिर आप क्या कहोगे, तो सबसे छोटा कांड हो जाएगा आपका किष्किंधा कांड। कौन सा, किष्किंधा कांड। क्या हो जाएगा,
छोटा कांड हो जाएगा और बड़ा कांड आपका क्या हो जाएगा, बाल कांड बड़ा हो जाएगा, किष्किंधा कांड छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए प्यारे साथियों, देखिए पाल वंश के संस्थापक निम्न में से कौन है। यहाँ पर पाल वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। गोपाल है, धर्मपाल है, कुमारगुप्त है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। ये ऑप्शन आपके सामने है, तो उम्मीद करते हैं आप आंसर ज़रूर करिएगा। चलिए बताते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पाल वंश। क्या पूछा गया है, पाल वंश। काफ़ी सारे एग्जामों में आया भी है, ठीक है भाई, और बहुत बार आया हुआ है ये। अगर पाल वंश की बात करें तो अगर इसके संस्थापक की बात करें हम, किसकी, संस्थापक की, भाई संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, संस्थापक हो जाएंगे आपके गोपाल। कौन है, गोपाल जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे। लेकिन पाल वंश के प्रतापी राजा की बात करें, किसके प्रतापी राजा कौन है, क्या, अगर इसके प्रतापी राजा के बारे में बात करें, प्रतापी राजा के बारे में बात करें तो प्रतापी राजा इसके हो जाएंगे आपके कौन, धर्मपाल। कौन हो जाएंगे, धर्मपाल। अब धर्मपाल ये वही धर्मपाल है जिन्होंने, ये वही धर्मपाल है जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है भाई। एक और विश्वविद्यालय है जिसको नालंदा विश्वविद्यालय बोलते हैं। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय बोलते हैं। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो की थी कुमारगुप्त ने। किसने, कुमारगुप्त ने। अब कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, इसमें दिया भी हुआ है कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की। अब ये दोनों के दोनों जो विश्वविद्यालय हैं वो है कहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों जो विश्वविद्यालय हैं वो हैं आपके बिहार के अंदर। कहाँ मेरे प्यारे भाई, वो दोनों के दोनों आपके बिहार के अंदर हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं। चलिए भाई, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा, आपको पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो पद की शपथ लेते हैं जब चुने जाते हैं। उनका चुनाव होता है, चुनाव उनका हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो जब उनका चुनाव होता है तो वो जब चुने जाते हैं, बनकर आते हैं, तो शपथ तो लेंगे। अगर शपथ लेते हैं तो शपथ दिलाता कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। तो शपथ दिलाते हैं। शपथ की बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति, किसकी, उपराष्ट्रपति की। तो भाई उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपको बता दें हम कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो है वो संविधान के अंदर भाग 5 में, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 63 के अंदर इसको बताया गया है। ठीक है। अगर हम आपसे बात करें इसमें शपथ के बारे में बोला है तो आर्टिकल 69 में क्या है, शपथ है। क्या है भाई, शपथ है। लेकिन इस शपथ को दिलाता कौन है, तो इस शपथ को दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जो है किसको, उपराष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को भाई साहब शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की बात, वो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है ये भी भाग 5 में, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 के अंदर आपके जो राष्ट्रपति जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है भाई। लोकसभा अध्यक्ष इसमें दिया गया है पूरे संविधान के अंदर। एक बात आपको बता दें हम, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो चुने जरूर जाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा भी जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ नहीं लेते। बाकी आपका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बेहतरीन और अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसको फोड़ दो, आंसर तोड़ दो। बताइएगा, पूछा गया है कि किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपने थोड़ी सी भी झीलें पढ़ी होंगी और थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है भाई। अगर
प्यार से निकाल सकते हो और प्यार से आंसर दे भी सकते हो कि किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। अब उस प्यार वाले आंसर को जरा हम बताते किस तरह से इसका आंसर निकालना है। वैसे भी अगर एग्ज़ाम के अंदर का आप फंस जाते हो फिर आप क्या करोगे, तो हम इसका तरीका बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। क्या बोला है? श्रीनगर। अब आपको ये पता होना चाहिए श्रीनगर है क्या। तो श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कैसा रहा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर है कि नहीं? अब जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड में ही ऑप्शन होगा। अब झील है, डल झील है, लोकटक झील है, लोनार झील है, चिल्का झील है। अब यहाँ पर ये दी हुई हैं तो एक ऐसी झील होगी जो कि जम्मू कश्मीर में होगी, लेकिन यहाँ तो चिल्का झील दी है। अब चिल्का झील कहाँ पर है भाई? ये तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लोनार झील है, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये आप बोलोगे ये तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र वाली होगी? नहीं होगी। लोकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। क्या ये होगा? नहीं होगा। फिर आपका क्या रह गया? आपका रह गया डल झील। क्या रह गया? डल झील रह गया। यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर आपको बोला कि श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में श्रीनगर के आभूषण के नाम से न दिया हो, अगर दिया हो कश्मीर का मुकुट। क्या? कश्मीर का मुकुट। अब कश्मीर के मुकुट के नाम से भी डल झील को जाना जाता है। ठीक है भाई, किसके नाम से? कश्मीर के मुकुट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? यानी कि लोहित नदी जो है वो किस नदी प्रणाली का अंग है? ये आपसे पूछा गया है। गंगा का है, गोदावरी का है, ब्रह्मपुत्र का है या फिर महानदी का है? ये आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए बताइएगा। देखिए लोहित नदी किस नदी का? अब लोहित नदी ही नहीं है, और भी नदियां हैं जो कि प्रणाली अंग बनी हुई हैं, या फिर हम यूँ कहें कि सहायक नदियां बनी हुई हैं। जैसे लोहित भी है, अगर हम बात करें लोहित भी है। क्या है? लोहित। लेकिन लोहित के साथ साथ में और भी नदियां हैं, जैसे दिहांग भी नदी है। क्या है? दिहांग भी नदी है। तिस्ता भी नदी है। लोहित के साथ साथ कौन कौन सी है? लोहित है, दिहांग है, तिस्ता है, सुबनश्री है। कौन सी? सुबनश्री है। देख लीजिए धनश्री भी है। ठीक है, धनश्री भी है। और भी बहुत सारी हैं, मानस भी है यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियाँ भी हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं। तो वो किस नदी प्रणाली का अंग है? तो भाई मेरे वो जो है वो है ब्रह्मपुत्र। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की ये सारी की सारी उपनदियाँ हैं यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो भाई मेरे ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर, बात करें भारत के अंदर तो भारत के अंदर वो 916 किलोमीटर के साथ बहती है। लेकिन इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 2900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? अगर भारत की बात करें, किसकी? भारत की बात करें तो भारत में से किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में तो इसे ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन तिब्बत में से किस में? तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो नाम से। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, किसके नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये देख लीजिए यहाँ पर जो भी है हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो विशेषकर इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अब विश्व के सबसे ऊंचे पठार के बारे में बात करें, क्या पूर्वी अफ्रीकी पठार है, क्या तिब्बत का पठार है, पश्चिमी पठार है या फिर दक्कन का पठार है? ये आपके सामने ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पूर्वी अफ्रीकी पठार। ये पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है ना वो अफ्रीका का सबसे बड़ा है। कहाँ का?
अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा आपका पूर्वी अफ्रीकी पठार, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा का तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है इसे तिब्बत का पठार कहें या फिर रूफ ऑफ वर्ल्ड कहें या फिर विश्व की छत कहें। ठीक है भाई, तो तिब्बत का पठार। अब तिब्बत का पठार जो है वो टोटल 4875 मीटर के साथ फैला हुआ है। कितना? 4875 मीटर के साथ फैला हुआ है तिब्बत का पठार। यूं ही थोड़ी ना इसे रूफ की छत कहते हैं या फिर रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, विश्व की छत कहते हैं इसे। चलिए, ये हो जाएगा इतना। अब दक्कन का पठार भी इसमें दिया हुआ है। अब दक्कन का पठार जो है ये कहाँ पर है? दक्कन का पठार कहाँ पर है? तो दक्कन का पठार है आपका भारत के अंदर। कहाँ पर है? भारत में दक्कन का पठार जो है वो टोटल 8 राज्यों में है। कितनों में? टोटल 8 राज्यों में दक्कन का पठार कहें या फिर दक्षिणी पठार कहें हम, तो 8 राज्यों में। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार हम उन्हें देख लेते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद में आपका छत्तीसगढ़ भी है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। आंध्र प्रदेश भी है। इसमें आंध्र प्रदेश के साथ साथ में तमिलनाडु भी है। इसमें कर्नाटक भी है। इसमें केरल भी है। ठीक है भाई, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। इसमें महाराष्ट्र भी है और इसमें एमपी भी है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 हो क्या हो गए? ये आपके 8 हो गए, जो कि 8 राज्यों में दक्कन का पठार जो है वो फैला हुआ है। ठीक है भाई, चलिए इसको विशेषकर आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 1 अगस्त को, 11 जुलाई को, 1 मई को या फिर 1 जुलाई को। ठीक है, 1 अगस्त यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है। ठीक है भाई, 1 अगस्त नहीं है, यहाँ पर है 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त। बताइएगा, अब 15 अगस्त को तो आपको पता ही है कि 15 अगस्त को क्या है। 15 अगस्त को पता होगा आपको कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को जो है अपना भारत आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? अपना भारत आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त से ही हम क्या मनाते हैं? 1947 से ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 1 मई दिया हुआ है तो 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं। क्या? श्रमिक दिवस मनाते हैं। श्रमिक दिवस मनाते हैं। और 1 जुलाई दिया हुआ है, लेकिन 1 जुलाई को तो काफ़ी सारे दिवस हैं और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, जैसे कि डॉक्टर्स डे है जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, और SBI डे है जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, और आपका GST डे है, ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इतने सारे जो हैं वो 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। ये है आपका ताबड़तोड़ आज का क्वेश्चन। बताइएगा, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जब भूकंप के दौरान कंपन को मापा जाता है या भूकंप को मापा जाता है, तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप जरूर लोगे, लेकिन काफ़ी हड़बड़ी में दिया तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना, सीस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें पता है और उम्मीद भी करते हैं अगर आपने रेक्टर पैमाना लगाया है तो बिल्कुल आपने एकदम गलत लगाया है। क्या लगाया है? एकदम गलत लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सीस्मोग्राफ। रिएक्टर पैमाना जिसने भी लगाया है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टर पैमाना जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। क्या होता है? तीव्रता मापने के लिए, भूकंप की जो तीव्रता है उसे मापने के लिए रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल का जो है वो प्रयोग किया जाता है, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्या होती हैं। अब होता मर्केली पैमाना भी है, लेकिन इसमें जो है वो 1 से लेकर के 12 तक संख्या होती है, जो कि रिएक्टर स्केल होता है
उस पर 1 से 10 तक जो है वो नामांकन होता है। लेकिन सीस्मोग्राफ जो है भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए चलिए नेक्स्ट बताइएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा जो है वो किसने दिया था? अब किसने दिया था इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसके लेखक कौन है? भाई ये तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि इसके लेखक के बारे में, किसके बारे में? लेखक के बारे में बात करें तो आपको अगर नहीं पता है अब तक, लेखक के बारे में बात करें अगर आपको अब तक नहीं पता है तो भाई ध्यान दे लो, इसके जो लेखक है वो है असरत मोहानी। कौन है? असरत मोहानी। अब असरत मोहानी, ये वही असरत मोहानी हैं जिन्होंने 1921 में, कब? 1921 में क्या किया था? पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है भाई, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। क्या? 1921 में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। किसने? असरत मोहानी ने। और असरत मोहानी ने ही इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है उसको लिखा था। लेखक कौन हो जाएंगे? असरत मोहानी। ठीक है भाई, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने था? तो देने वाले जो हैं, चिल्लाने वाले जो हैं, यानी कि जो असेंबली में बोला था ना नारा, वो भगत सिंह ने बोला था। किसने? सबसे पहले किसने बोला था? भगत सिंह ने ये नारा दिया था कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, लेकिन लेखक कौन है? हसरत मोहानी है। 1921 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की है। लेकिन आप में से ये भी बोल रहे होंगे कि पूर्ण स्वराज्य की मांग तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज्य की मांग तो पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। तो हम आपको और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग जरूर की थी, वो भी 1921 में, 1929 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का, उसमें 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग जरूर की थी। लेकिन वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी प्रस्ताव पास करने के लिए। पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज्य का मतलब ये है कि हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें, स्वतंत्र, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित करें। ठीक है, तो वो प्रस्ताव जो है वो 1929 में पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखी थी पूर्ण स्वराज्य की 1929 में लाहौर अधिवेशन, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब। ठीक है, लेकिन पूर्ण स्वराज्य जो पहली बार पूर्ण स्वराज्य जो है वो दिया किसने था? मांग किसने की थी? वो हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अगला सवाल ये है आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? यानी कि पहली बार राष्ट्रपिता कहा था किसने? अब देखिए, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा था, महात्मा भी कहा था, बापू भी कहा था, सब कुछ कहा था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि महात्मा गांधी जी को महात्मा भी कहा था, क्या कहा था? महात्मा, और क्या कहा था? राष्ट्रपिता भी कहा था। ठीक है भाई, कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन कहा किसने था? देखिए, राष्ट्रपिता जो कहा था, क्या कहा था? राष्ट्रपिता जो कहा था वो समय था जून 1944 का टाइम। कब का? जून 1944 में सिंगापुर, कहाँ पर? सिंगापुर रेडियो प्रसारण के द्वारा। ठीक है भाई, सिंगापुर रेडियो प्रसारण के द्वारा या फिर सिंगापुर रेडियो प्रसारण के दौरान जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, या फिर महात्मा गांधी जी को जो है वो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है भाई, सिंगापुर रेडियो प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। लेकिन महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। क्या कहा था? इनको महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था?
महात्मा कहा था, किसको? महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। इसमें सरोजिनी नायडू भी है। देखिए सरोजिनी नायडू, ये वही सरोजिनी नायडू है जिन्होंने 1925 में, कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन जब हुआ था तो कानपुर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन जब हुआ था, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी सबसे पहले। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो भारत की सबसे पहले बनी थी वो यही बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गया। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद व डिजाइनर कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना, काफ़ी ये बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन है? अनंगपाल तोमर, एडविन लुटियंस, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ये आपके सामने ऑप्शन है और चारों के सारा ऑप्शन दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन संभल के, कदम थाम के और फूंक फूंक के कदम इसका आंसर जरा निकालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ज़रूर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने दिल्ली को जो है, दिल्ली की स्थापना की थी। क्या की थी? स्थापना। दिल्ली क्या की थी? स्थापना। दिल्ली की स्थापना की थी, या फिर हम यूं कहें कि दिल्ली के संस्थापक। क्या कहें? दिल्ली के संस्थापक कौन हैं? तो अनंगपाल तोमर जो है वो दिल्ली के संस्थापक हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको पूछा है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद व डिज़ाइनर कौन था? वो एडविन लुटियंस था। कौन था? एडविन लुटियंस जो है वो नई दिल्ली का वास्तुविद और डिज़ाइनर था। लेकिन कुतुबुद्दीन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। भाई साहब कुतुबुद्दीन जो है वो दिल्ली सल्तनत का क्या था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। क्या थे? वास्तविक संस्थापक। ठीक है भाई, क्या? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के बारे में बताइए, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश, जो कि वास्तविक संस्थापक हो जाता है यहाँ पर। चलिए आज का सवाल आपका ये है, आज का सवाल, और शायद ये आपका लास्ट सवाल है। हाँ जी, ये आपका लास्ट सवाल है और ये आपका आज का सवाल है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? क्या? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? देखिए सांची का स्तूप है जरूर। क्या सांची का स्तूप है? पूछा जरूर है इसमें। तो सांची का स्तूप जो है वो मौर्य शासकों के द्वारा तो बनवाया गया था। पहली बात, किसके द्वारा? मौर्य शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ये आप बताइए। देखिए सांची का स्तूप जो है वो है आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मेरे प्यारे भाई? वो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आपसे, चलिए ये तो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है, कई बार एग्जामों के अंदर ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम में देख लेना आप, ये क्वेश्चन आपको दिन दहाड़े देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ना पूछ के अगर आगे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि धम्मेक स्तूप, क्या धम्मेक स्तूप के बारे में पूछ ले, या फिर आपको अमरावती स्तूप के बारे में पूछ ले, फिर आप क्या करोगे? ये अमरावती स्तूप है और ये धम्मेक स्तूप है। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ ले, फिर आप क्या करोगे? फंस जाओगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर फंसने नहीं देंगे ना हम आपको। क्या? यहाँ पर फंसने नहीं देंगे ना। फंसने क्यों नहीं देंगे? क्योंकि धम्मेक स्तूप जो है वो यूपी का है। कहाँ का? यूपी का। अमरावती स्तूप जो है, देखिए अमरावती स्तूप उसने अपने आप में ही जगह का नाम बता दिया है कि अमरावती स्तूप है कहाँ पर? अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। लेकिन अमरावती क्या है? अरे भाई अमरावती तो अब कैपिटल बन चुकी है, राजधानी बन चुकी है। कहाँ की भाई? कहाँ की? ये आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, चलिए अमरावती हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए
अब जो है ये आपका सांची का स्तूप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, क्वेश्चन आपका समाप्त होता हुआ। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वो यूपी पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की आने वाली है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों के साथ में ये वीडियो आगे आने वाली है, ठीक है भाई। चलिए तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि इसमें से आपका जो स्कोर है वो कितना स्कोर गया हुआ है, ठीक है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए भाई, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।